आज से हम कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे। पहला फास्ट पार्ट फर्स्ट भौतिक विज्ञान का, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पार्ट फर्स्ट हम पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग से ही अगर आप ध्यान बना के रखेंगे तो आपको 12 की फिजिक्स की बहुत आसान समझ में आ जाएगी। क्लास 11 से भी अच्छा समझ में आएगा क्लास 12 की फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इकाई का नाम है इकाई फर्स्ट स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्थिर वैद्युत, तो स्थिर वैद्युत जानने से पहले हम कुछ टर्म को समझेंगे। वैद्युत क्या होता है और वैद्युत आवेश क्या होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हेडिंग होगा वैद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहला टॉपिक वैद्युत। तो लगभग 1000 साल पहले एक व्यक्ति जिसका नाम था थेल्स ने यह पाया कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तुओं के पास एक ऐसा ऊर्जा आ जाता है जिससे वह अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। थेल्स नाम के व्यक्ति ने यह देखा कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वह वस्तु अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और उससे ही उन्होंने नाम दे दिया था वैद्युत। क्या नाम दिया था? वैद्युत। यानी वैद्युत एक ऐसी ऊर्जा है जिससे कोई भी वस्तु अपने से हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत। ध्यान सुनिएगा, वैद्युत एक ऐसी ऊर्जा है जिससे कोई भी वस्तु अपने से हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब यह वैद्युत ऊर्जा जो है वस्तु में कैसे उत्पन्न होता है, तो उन्होंने बोला था कि जब वस्तु को रगड़ेंगे तभी जाके यह ऊर्जा आती है। ताकि वस्तुओं को आपस में रगड़ने से ऐसा क्या हो जाता है जिससे वैद्युत ऊर्जा आती है। चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो थेल्स ने केवल इतना बोला था कि वस्तु को आपस में रगड़ दिया जाता है तो वस्तुएं अपने से हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उस ऊर्जा का नाम दिया उन्होंने वैद्युत। उसके जस्ट बाद एक वैज्ञानिक है गिलबर्ट। तो गिलबर्ट ने उनके इस प्रयोग का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से वो वस्तुएं वैद्युतमय हो जाती हैं। वस्तुएं वैद्युतमय हो जाती है यानी कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं? वैद्युत आवेश। यानी वैद्युत आवेश का जो कॉन्सेप्ट है वह किसने दिया था? गिलबर्ट ने। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊर्जा। तो वैद्युत वह ऊर्जा है जिससे कोई भी वस्तु अपने से हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसे कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। थेल्स ने बताया था। इसके जस्ट बाद ये वैद्युत ऊर्जा वस्तुओं को आपस में रगड़ने से ही कैसे आता है उसके बारे में बताया था गिलबर्ट, जिसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? तो गिलबर्ट ने बताया कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तुओं पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। आखिर ये आवेश क्या होते हैं? तो उन्होंने इसकी परिभाषा दिया कि वस्तु का वह भौतिक गुण जिससे वस्तु वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, क्या कहते हैं उसको? वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश वस्तुओं का वह भौतिक गुण होता है जिससे वस्तु वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, या पहले से अगर वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र तो उसका अनुभव कर सकता है। ध्यान सुनिएगा, वैद्युत आवेश वस्तु का वह भौतिक गुण होता है जिससे कोई भी वस्तु वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या फिर अनुभव कर सकता है। कौन बताया था? गिलबर्ट। तो जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तुएं विपरीत प्रकार से आवेशित हो जाती हैं। विपरीत प्रकार से आवेशित हो जाती हैं यानी वस्तु के पास एक भौतिक गुण होता है जिसे हम आवेश कहते हैं। उस आवेश से वस्तु क्या करता है कि वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है। ओके, तो वैद्युत आवेश क्या होता है? यह एक भौतिक गुण होता है। भौतिक गुण है जिससे क्या किया जाता है? वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है या फिर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करेगा। तो आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी वस्तु का वह भौतिक गुण होता है जिससे वस्तु
वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होता है या अनुभव करता है, उसे कहते हैं वैद्युत आवेश। ध्यान सुनिएगा, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिससे वस्तु वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तु पर आवेश आ जाता है, परंतु दोनों वस्तु विपरीत प्रकार से आवेशित होती है। इसके बारे में बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो आवेश के प्रकार, नेक्स्ट टॉपिक होगा आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आवेश के प्रकार, तो जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। और यह किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन बताया था? फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। एक वस्तु धन आवेशित होती है और दूसरी वस्तु उतनी ही ऋण आवेशित हो जाती है। यानी आवेश के प्रकार के बारे में किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बोला कि जब वस्तुओं को रगड़ते हैं तो विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं, जिनमें से एक धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है। तो आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो धन आवेश तथा ऋण आवेश। आवेश के दो प्रकार, धन आवेश तथा ऋण आवेश। कब वो वस्तुएं धन आवेशित होती है, कब उनसे वस्तु ऋण आवेशित होती है, तो इसको जरा ध्यान समझेंगे। जब वस्तु को आपस में रगड़े, दो अलग अलग वस्तुएं मतलब अलग अलग प्रकार के परमाणु होंगे। वस्तुएं मतलब पदार्थ अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है कि पदार्थ में परमाणु भी अलग अलग होंगे। तो जब वस्तु का आपस में रगड़ा जाता है यानी परमाणु अत्यंत पास आते हैं, तो एक परमाणु का बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के कक्षा में प्रवेश कर जाता है। तो जब एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु में चला जाता है तो जिसमें जाता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, इसलिए वह पूरा पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। जबकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, तो धन आवेशित की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए यह पदार्थ क्या हो जाता है? धन आवेशित। ओके, जब वस्तु का आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु के पदार्थ के परमाणु में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार यह वस्तु धन आवेशित, जबकि दूसरा वस्तु जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया वो कैसा होता है? ऋण आवेशित। यानी धन आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। यानी धन आवेशित वस्तु हम किसे कहेंगे? जिसमें उसकी प्रारंभिक अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम पाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे चुका है, इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। अगर वस्तु में उसके प्रारंभिक अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी पाई जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी तो वस्तु कैसा होगा? धन आवेशित। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो वस्तु क्या होगा? ऋण आवेशित। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु चला जाता है, तो जिस वस्तु पर जाता है उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है प्रारंभिक अवस्था से, तो उसको बोलते हैं ऋण आवेशित। और जहां से गया है वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है, इसलिए इस वस्तु को बोलते हैं धन आवेशित। यानी दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, धन आवेशित तथा ऋण आवेशित। जब प्रारंभिक अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी पाई जाए तो वस्तु धन आवेशित होता है। यदि प्रारंभिक अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो तो ऋण आवेशित वस्तु होता है। ओके, तो ये रहा आवेशों के प्रकार। फिर इसके बाद आता है आवेश के भौतिक गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेशों के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आवेशों के भौतिक गुण। तो आवेशों के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है आवेशों के भौतिक गुण में, सबसे पहला गुण कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं। समान प्रकृति के मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव यानी प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी धन आवेश और ऋण आवेश ऋण आवेश। तो समान प्रकृति के, जिन्हें सजातीय आवेश भी बोलते हैं, तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में सदैव प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में सदैव क्या होता है? आकर्षण होता है। तो पहला गुण यही है, अगर दो समान प्रकृति के आवेश होंगे तो इनके बीच में सदैव प्रतिकर्षण होगा। जैसे धन धन के बीच में प्रतिकर्षण और ऋण ऋण के बीच में प्रतिकर्षण।
जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, यानी एक धन आवेश होगा दूसरा ऋण आवेश होगा, तो इनके बीच में सदैव होगा आकर्षण। तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होगा, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में हमेशा आकर्षण होगा। ये पहला भौतिक गुण। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पहला भौतिक गुण। दूसरे भौतिक गुण की बात करते हैं। तो दूसरे भौतिक गुण की बात करते हैं तो आवेशों का दूसरा भौतिक गुण है योज्यता का नियम। योज्यता का नियम, एडिटिव लॉ। योज्यता का नियम, इस नियम में यह कहा जाता है कि अगर कोई भी वस्तु की भिन्न भिन्न भाग का आवेश अगर अलग अलग हो, किसी भी वस्तु के भिन्न भिन्न भाग का आवेश अलग अलग हो, तो उस वस्तु का संपूर्ण जो आवेश होता है वह अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि अगर देखिए, अगर कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका एक बिंदु यहाँ पे जिसका आवेश है Q1, एक यह बिंदु है जिसका आवेश है Q2, एक यह बिंदु जिसका आवेश है -Q3, ऐसे ही Qn आवेश हैं। तो इस वस्तु का जो कुल आवेश होगा कैपिटल Q, वह क्या होगा, इन वस्तु पर जितने भी बिंदु आवेश हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। यानी कि जो प्लस होगा उसको प्लस के साथ लिखेंगे, जो माइनस होगा उसको माइनस के साथ लिखेंगे। ये होता है योज्यता का नियम। यानी कि अगर कोई वस्तु जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4 या Q माइनस करके हो, तो उस वस्तु का जो कुल आवेश होता है वह उन बिंदुओं के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर किसी वस्तु पे 2 कूलम का आवेश, फिर -4 कूलम का आवेश, फिर 5 कूलम का आवेश है, तो उस वस्तु पे कुल आवेश कितना होगा, 2 - 4 + 5। जो प्लस होगा उसको प्लस के साथ लिखेंगे, जो माइनस होगा उसको माइनस के साथ लिखेंगे। इसी को बोलते हैं बीजगणितीय योग। तो यदि किसी वस्तु के भिन्न भिन्न बिंदुओं का आवेश भिन्न भिन्न हो, तो उस वस्तु का कुल आवेश उन भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये दूसरा गुण है। तीसरे गुण की बात करें तो तीसरा जो गुण होता है यह होता है आवेश संरक्षण का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश संरक्षण का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश संरक्षण का नियम, तो आवेश संरक्षण का नियम यह कहता है कि ब्रह्मांड में जितने धन आवेश होते हैं उतने ही ऋण आवेश होते हैं। यानी धन आवेशों की संख्या बराबर ऋण आवेशों की संख्या। किसी भी पदार्थ में जितने धन आवेश होते हैं उतने ही ऋण आवेश होते हैं। जैसे किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन और उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। ये छोटे पैमाने पे हमने देखा कि किसी एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणुओं से मिलकर पदार्थ बना होता है। यानी पदार्थ में जितने प्रोटॉन यानी प्लस होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यानी माइनस होंगे। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो जितने धन आवेश होंगे उतने ही ऋण आवेश होंगे। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का जो आवेश है वह स्थिर है। इसे बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। यानी कि ब्रह्मांड में आवेश को की संख्या को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी ऐसे ही, बस ध्यान रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम में ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन आवेश एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर लाया जा सकता है। ध्यान रहे, ऊर्जा का रूपांतरण संभव है लेकिन आवेश का रूपांतरण नहीं बल्कि स्थानांतरण संभव है।
इतना अंतर होता है। जिस प्रकार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक वैसे ही आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ध्यान रहे, आवेश का स्थानांतरण संभव, रूपांतरण नहीं। यानी प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में नहीं बदला जा सकता, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर प्लस को लाया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर माइनस को लाया जा सकता है। ओके, तो आवेश संरक्षण में क्या कहा गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड का आवेश स्थिर होता है, यानी धन आवेशों की संख्या बराबर ऋण आवेशों की संख्या। धन आवेश की संख्या बराबर ऋण आवेश की संख्या। यह आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, एक बार फिर से, संपूर्ण ब्रह्मांड में धन आवेशों की संख्या तथा ऋण आवेशों की संख्या बराबर होती है। यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब बात आती है कि ये तीसरा था, चौथा और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चौथा है, जो चौथा भौतिक गुण है उसे कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लास्ट भौतिक गुण आवेशों का क्वांटीकरण। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, इसमें यह बात बताई गई है कि प्रकृति में कहीं पर भी जो आवेश पाए जाते हैं वो हमेशा एक मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाए जाते हैं। प्रकृति में कहीं पर भी आवेश पाए जाएंगे तो एक मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाए जाते हैं। यानी प्रकृति में पाया जाने वाला आवेश एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण का सिद्धांत। यानी कि किसी भी वस्तु पर अगर आवेश पाया जाएगा Q, तो हमेशा एक मूल आवेश का पूर्ण गुणा के रूप में पाया जाएगा। यानी Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ n जो होगा वो पूर्ण संख्या होगा, यानी 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे एंड सो ऑन। n क्या है, पूर्ण संख्या, और E क्या है, E को कहते हैं मूल आवेश। मूल आवेश। और इसका मान स्थिर रहता है। इसका मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो ध्यान रहे कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला आवेश वह एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी एक ऐसा आवेश होगा जिसमें अगर किसी स्थिर संख्या से यानी पूर्ण संख्या से गुणा कर दे तो वस्तु का आवेश प्राप्त हो जाता है। यही है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला आवेश एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी एक मूल आवेश जिसे E से प्रदर्शित करते हैं, E का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। जो भी प्रकृति में आवेश पाया जाएगा वो हमेशा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम के रूप में ही पाया जाएगा। उसमें 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, n से गुणा होगा, उसी बोलते हैं पूर्ण गुणज। यानी कि प्रकृति में पाया जाने वाला आवेश एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जहाँ प्लस, ये जो प्लस लिखा है यह प्रदर्शित करता है कि वस्तु धन आवेशित होगी, मतलब कि वह इलेक्ट्रॉन को त्याग किया होगा, यानी इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गए होंगे। तो अगर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद धन आवेश उत्पन्न होगा, अगर माइनस है तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो प्लस बताता है इलेक्ट्रॉनों की कमी और माइनस क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। यानी प्लस बताएगा वस्तु धन आवेशित हो गई है और ऋण बताएगा वस्तु ऋण आवेशित हो गई है। तो किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है वह एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी को बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। ओके, क्लियर? यहाँ तक खत्म हुआ। अब बात आती है कि कैसे किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जब वस्तु को रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यानी आवेशन की विधियां पढ़ेंगे, यानी आवेश किस तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है। तो आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग।
आवेशन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो आवेशन की विधियाँ ऐसी विधि है जिससे किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। किसी वस्तु अलग से आवेश बनाया नहीं जा सकता, बल्कि वस्तु में आवेश से उसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो आवेशन वह विधि है जिससे किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कराया जा सकता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला घर्षण। घर्षण, फ्रिक्शन। तो आवेशन की विधियां में सबसे पहली विधि, किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की सबसे पहली विधि है घर्षण। घर्षण से क्या होता है कि अभी हमने बताया कि जब वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में चला जाता है, तो दूसरी वस्तु ऋण आवेशित और पहली वस्तु धन आवेशित हो जाती है। इस प्रकार से घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न किए जा सकते हैं। ध्यान रहे, पहला विधि क्या है आवेशन की? घर्षण। जब वस्तुओं के बीच में घर्षण होता है तो एक वस्तु धन आवेशित जबकि दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। तो आवेशन की पहली विधि है घर्षण। दूसरा जो विधि है उसको बोलते हैं प्रेरण, इंडक्शन। प्रेरण आवेशन की वह विधि है जिसमें किसी एक आवेशित वस्तु के नजदीक कोई अनावेशित वस्तु को लाके रख देते हैं तो अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश स्वतः उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं प्रेरण। जैसे ये मेरा हाथ धन आवेशित है और दूसरा हाथ अगर लाए इसके पास जो कि आवेश नहीं है इस पे, तो एक धन आवेशित है और एक अनावेशित मतलब आवेश नहीं है, तो इसको अगर अत्यंत पास लाते हैं तो इस पर इसके विपरीत यानी ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं प्रेरण। जब एक आवेशित वस्तु के अत्यंत समीप कोई दूसरी अनावेशित वस्तु लाते हैं तो उस अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं प्रेरण। तो प्रेरण आवेशन की वह विधि है जिसमें एक आवेशित वस्तु के नज़दीक एक अनावेशित वस्तु को लाया जाता है और उस पर एक विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगर यह वस्तु प्लस है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, अगर पहली वस्तु माइनस है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो जो दूसरी विधि है उसको बोलते हैं प्रेरण। और तीसरा विधि है चालन। चालन, तो चालन आवेशित करने की यह तीसरी और अंतिम विधि है। तो चालन आवेशन की वह विधि है जिससे किसी आवेशित वस्तु से कोई अनावेशित वस्तु लाके जोड़ देते हैं और इस आवेशित वस्तु पर से आवेश निकल के अनावेशित वस्तु पे चले जाते हैं। इसको बोलते हैं चालन। यानी एक वस्तु से आवेश निकल के दूसरी वस्तु पर चला जाए तो इस विधि से जब आवेश उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं चालन। ओके, चालन आवेशित वस्तु से दूसरा अनावेशित वस्तु जैसे ही जोड़ देते हैं तो आवेश इस वस्तु पर से दूसरी वस्तु पे चला जाता है, उसको बोलते हैं चालन। अगर आवेश चला जाए, गति करते हुए चला जाए, उसको बोलते हैं चालन। तो आवेशन की 3 विधियां, यानी वस्तु पर आवेश उत्पन्न 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला घर्षण, दो वस्तु को आपस में रगड़ देते हैं तो उनके बीच घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, जिससे वस्तु क्या हो जाती है? धन आवेशित और ऋण आवेशित हो जाती है। दूसरा है प्रेरण। अगर कोई आवेशित वस्तु जो कि पहले से ही आवेशित है, कोई आवेशित वस्तु के नजदीक अगर अनावेशित वस्तु रखते हैं तो उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, उस घटना को बोलते हैं प्रेरण। यानी दूसरी वस्तु पे ऑटोमेटिक आवेश उत्पन्न हो गया, उसको बोलेंगे प्रेरण। तीसरा है चालन। चालन क्या होता है कि आवेशित वस्तु से दूसरी अनावेशित वस्तु को जोड़ देते हैं तो आवेश वस्तु से निकल के दूसरी वस्तु पे चला जाता है, उसको बोलते हैं चालन। ओके, तो सबसे पहले वैद्युत। वैद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कोई भी वस्तु हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह ऊर्जा तब उत्पन्न होती है जब वस्तुओं के बीच घर्षण होता है। अब घर्षण होने के बाद यह ऊर्जा कैसे आ गया तो उसको बताया कौन? गिलबर्ट ने। गिलबर्ट ने बताया कि जब वस्तुओं के बीच घर्षण होता है तो वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब यह आवेश क्या होता है? तो आवेश वस्तु का वह भौतिक गुण होता है जिससे वस्तु वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है। फिर आवेश कितने प्रकार के होते हैं तो बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेशों के प्रकार के बारे में कौन बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बोला कि जब वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो वस्तु विपरीत प्रकृति से आवेशित होती हैं। एक वस्तु धन आवेशित होता है, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश का नाम किसने दिया था? फ्रैंकलिन ने। वस्तु धन आवेशित होगा और ऋण आवेशित होगा, ये फ्रैंकलिन ने बताया। कौन सी वस्तु धन आवेशित होगी? जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वह धन आवेशित, और निकलने के बाद जहां जाएगा जिस वस्तु को वह ऋण आवेशित। तो वस्तुएं 2 प्रकार से आवेशित होती है, धन आवेशित और ऋण आवेशित। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाएगी तो धन आवेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, धन आवेशित। अगर इलेक्ट्रॉन का अधिकता पाई गई यानी इलेक्ट्रॉन किसी के पास चला गया दूसरे पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया तो वस्तु हो जाएगी ऋण आवेशित। अब भौतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। आवेशों के भौतिक गुण में 4 गुण पढ़ा।
पहला गुण है कि समान प्रकृति की आवेश यानी सजातीय आवेश के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होगा, विजातीय आवेश के बीच में हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा। दूसरा आवेशों गुण में योज्यता का नियम। इस नियम में कहा गया है कि अगर किसी भी वस्तु के प्रत्येक बिंदु का आवेश अलग अलग हो तो उस वस्तु का संपूर्ण आवेश उन बिंदु आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अगर बिंदु आवेश प्लस तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर तीसरा भौतिक गुण पर है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण नियम में ये कहा गया है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने धन आवेश होते हैं उतने ही ऋण आवेश होते हैं, यानी अलग से धन आवेश अलग से ऋण आवेश को बनाया नहीं जा सकता, ना ही ऋण आवेश या धन आवेश को मिटाया जा सकता है, बल्कि क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आवेशों का स्थानांतरण संभव है, ठीक है, बनाना संभव नहीं है। फिर चौथा गुण पड़ा था आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण में क्या कहा गया है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश पाए जाते हैं वो हमेशा एक मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं, यानी प्रकृति में आवेश हमेशा एक मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही स्थित रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटीकरण। आवेशों के क्वांटीकरण में क्या कहा गया है कि प्रकृति में जितने भी आवेश पाए जाते हैं वो हमेशा एक मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाए जाते हैं। तो आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ई क्या है, वही मूल आवेश है जिसके रूप में पाया जाता है कोई आवेश। ई सबसे छोटा आवेश मूल आवेश जिसको बोलते हैं। ई बराबर होता है 106 गुणा 10 माइनस 19 कूलाम। ई का वैल्यू होता है इतना। इसी में अगर पूर्ण संख्या से गुणा कर देते तो किसी भी वस्तु पर आवेश प्राप्त होता रहता है। प्लस क्या दर्शाता है कि वस्तु पे धन आवेश है, और ऋण क्या दर्शाता है, वस्तु पर ऋण आवेश है। और धन आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के जाने से। ऋण आवेश कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन के आने से। ओके, फिर इसके बाद हमने पढ़ा आवेशन की विधियां, यानी वस्तु पर आवेश कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो 3 तरीके से, घर्षण द्वारा, दूसरा प्रेरण द्वारा, तीसरा चलन द्वारा। ओके, इतना टॉपिक क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा करेंगे।